नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर, आम के एक्सपोर्ट के ऊपर जापान ने बैन लगा दिया है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी बात क्यों है। तो साथियों, यह इसलिए इतनी बड़ी बात है क्योंकि यह बैन बहुत मुश्किलों से जो है वो खुला था 2006 में, और लगभग 19 साल चलने के बाद ये फिर से जो है कि यहाँ पर बैन लग गया है। और ये बैन बहुत ही घातक भारत के जो व्यापारी हैं, जो आम की खेती करते हैं, आम को जो है कि बेचते हैं, उनके लिए साबित होने वाला है। और कुल मिला जुलाकर फिर ये भारत के लिए जो है, भारत की इकोनॉमी के लिए यहाँ पर घातक साबित होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि जापान ने 20 सालों बाद यहाँ पर फिर से ये बैन क्यों लगाया है, क्यों जापान ने इसको रोक दिया है, और भारतीय आम में क्या कमियां इनको मिली हैं जिसके वजह से यहां पर इसको रोका गया है। साथियों, आप ये हेडलाइंस देखिए कि जापान बैन्स इंडिया मैंगोज आफ्टर 20 इयर्स, फूड ऑफिशियल फाउंड दिस। देखिए, ये जो देश हैं ये भारत के जैसे नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी जो है कि ठेले पर लगाकर बेच देंगे। इनकी जनसंख्या कम है, उसके बाद ये अमीर सबसे ज्यादा हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए क्वालिटी के साथ थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। अपने यहाँ क्या है कि थोड़ा सा पुराना आम है या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसमें थोड़ा डिफेक्ट है, दुकानदार कहता है कि अच्छा चलिए हम आपको इतना कम कर देते हैं, आप इस चीज को ले लीजिए, लोग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन देशों में जब जाएंगे तो आपको क्वालिटी ज्यादा मैटर करेगी। इन लोगों के लिए क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, ना कि प्राइस मैटर करता है, और इसीलिए ये भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और दुनिया इनको एक मिसाल के तौर पर देखती है। आइए आपको बताते हैं कि ये मतलब कि किन वजहों से इसको रोका गया है, ये इतना संवेदनशील क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कृषि सुरक्षा का खतरा है। साथियों, इन्होंने जो कहा है जापान ने इसको बैन करते हुए कि इनको जो है सबसे ज्यादा फल मक्खियों का डर रहता है, क्योंकि आम के अंदर जो है जो फल मक्खियां होती हैं ये उसके अंदर बैठकर, आपको मैं एक एनिमेशन बना के लाया हूं जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि देखिए, जैसे ये फल मक्खी है इसके ऊपर बैठी, ये इसके अंदर लार्वा को इंजेक्ट कर देती है, और ये लार्वा जो है फल को अंदर से खाते हैं, फल को अंदर से खाकर इसको ऐसे गला देंगे, और ये लोग यहाँ पर इस तरीके से फिर से मक्खी बन जाएंगे। लेकिन ये बाहर से देखने में आम जो है वो एकदम सही लगता है, और यही सबसे बड़ा डर जो है वो जापान को यहाँ पर है कि जो भी आम भारत से जाता है उसके अंदर ये मक्खियां जो हैं वो ना हो, क्योंकि ये अगर उनके देश में पहुंच जाएंगी तो जो वहां की पूरी कृषि है ये उसको तबाह कर सकती हैं। इसलिए हर देश इसे लेकर जो है वो बेहद सतर्क रहता है। साथियों, दूसरा है कि जो जापान है वो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, यानी कि 1% भी रिस्क वो नहीं लेना चाहता है। जापान दुनिया का सबसे सख्त देशों में एक है, वो किसी भी इन्वेसिव पेस्ट को अपने देश में नहीं घुसने देता है, चाहे वो एक मक्खी क्यों ना हो, वो उसको भी अपने यहाँ नहीं आने देता है। साथियों, इसमें मतलब कि नियम भी है WTO के द्वारा कि अगर मतलब ये हर देश के पास अधिकार प्राप्त है कि आप अपने कृषि सुरक्षा को लेकर आप इस मतलब कि सख्त नियम जो है कि बना सकते हैं, उसको जो है कि यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो है इसी को कई बार व्यापारिक हथियार बनाने का भी आरोप लगता है कि WTO के इस नियम का जो है वो एक तरीके से हथियार के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ कभी कभी ये नियम असली खतरे से कम और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े ज्यादा होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपसी मतभेद हो गया या फिर किसी अन्य प्रकार का, तो कारण ये देगा लेकिन वास्तविकता कुछ और रहती है, वो यहाँ पर जो है कि दिक्कत होती है। अब साथियों, बात करें असली मुद्दा जो था यहाँ पर इसको बैन करने का, वो ये फल मक्खियां ही थी। मैंने आपको बताया ही, ये मादा मक्खी आम की त्वचा में छेद करके अंडे दे देती है, और अंडे से लार्वा निकलकर फल को अंदर से खा जाते हैं। अगर ऐसा फल दूसरे देशों में पहुंचेगा तो वहां की फसलें भी जो है कि तबाह हो सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर वो मक्खियां होती हैं, और वो मक्खियां अपनी जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत तेज होती हैं। वहीं जापान में फ्रूट फ्लाइज नहीं है, यानी कि जापान के अंदर एक भी इस तरीके की मक्खी आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए वो इसे सबसे बड़ा जो है कि खतरा यहाँ पर मानते हैं।
बाकी आपने देखा है कि किस तरीके से जो है कि ये यहाँ पर इस आम के त्वचा के अंदर जाकर अंडे देती हैं। अंदर से तो ये पूरा खोखला होता है, इसके अंदर ये मक्खियां होती हैं, बाहर से देखने पे लगता है कि नहीं ये जो है कि सेफ है। अच्छा, अब आप सभी के लिए एक काम, मतलब इतनी मेहनत करके, इतना सारा संघर्ष करके ये वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, बदले में आप हमको देते क्या है कि 85% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। भैया कर लीजिए ना सब्सक्राइब, क्या जाता है, मतलब जाता क्या है, पैसा लगता है, नहीं लगता है ना, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आपका छोटे भाई हैं, हम छोटे भाई की तरह प्यार दीजिए, थोड़ा सा चैनल को ग्रो होने में हेल्प कीजिए, इतनी मेहनत करके लाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये जो 85% लोग हैं ये वीडियो देखते नहीं है, पहली बार आए हुए हैं जी, ये रेगुलर वीडियो देखते हैं, और ये हमको एल्गोरिथम जो है वो यूट्यूब का बताता है। जब तक अब आप लोग इस डाटा को कम नहीं करिएगा तब तक अब हम इसको डेली डेली दिखाया करेंगे हर वीडियो में। आपका 30 सेकंड इसी में जाएगा, इससे अच्छा कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जापानी निरीक्षकों ने क्या पाया। देखिए यहाँ पर जब आम की फसल को वहां जाना होता है, मतलब आम का जो खेत होता है, जब सारी चीजें पक के तैयार हो जाती है तो इसको जब जापान के अंदर भेजना होता है तो उससे पहले जापान जो है अपने यहाँ से कुछ पर्यवेक्षक भेजता है, यानी कि निरीक्षण करने के लिए कि जाओ देख के आओ। उनकी ड्यूटी ही यही होती है कि जाओ देश में दूसरे जहां से आने वाला है वहां पे देख के आओ कि जो आम है वो सही तरीके से लेके आया गया है कि नहीं, जो जो प्रोसेस है उसके थ्रू गुजरा है कि नहीं, वहां के प्रोसेस में कोई दिक्कत तो नहीं आई है कि जिसके वजह से हमारे यहाँ ये फल मक्खियां आ जाए। तो इस बारी जब जापान का निरीक्षक यहाँ पर आए तो ये आए कहाँ, तो ये रहमानपुर बीएचटी फैकल्टी है। वीएचटी क्या होता है आगे आपको हम बताएंगे। यह उत्तर प्रदेश के अंदर रहमानपुर में जो है कि ये है, वहां पर ये लोग आते हैं मार्च 2026 के अंदर। यहाँ पर जो है सबसे पहले इनको कमी कहाँ मिलती है कि जो फुमिगेशन में इनको जो है कि कमी मिलती है, गैस धुआं और गैस उपचार की प्रक्रिया में इनको खामियां मिलती हैं। यह प्रक्रिया कीटों को मारने के लिए जरूरी होती है, यानी कि यह एक प्रक्रिया है जिसको कि फुमिगेशन कहा जाता है। और इसके मतलब कि इसमें होता क्या है कि गैसेस वगैरह, धुआं वगैरह छोड़ा जाता है, जिसके वजह से जो भी हानिकारक यहाँ पर कीटाणु होते हैं वो सारे यहाँ पर मारे जाते हैं। तो सबसे पहले कमी तो इनको यहाँ पर मिली। दूसरा, इनका डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल यहाँ पर फेल इनको लगा, यानी कि कीटाणु नाशक प्रक्रिया जापान के मानकों के अनुसार इन्होंने यहाँ पर नहीं पाया। इनको लगा कि नहीं इसमें भी जो है कि कमी है। तीसरा, 25 मार्च 2026 को यहाँ पर डेडलाइन थी। योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने नोटिस दिया और 25 मार्च के बाद यहाँ पर सभी जो सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पर अमान्य कर दिए गए, यानी कि 25 मार्च को ही इसने इन सारी चीजों को, जितने भी आम यहाँ पर जाने थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं अब हम इनको जो है कि नहीं लेंगे। इसके बाद जो है अब ये पूरे सीजन का बैन हो गया है। सुधार होने तक भारत से कोई भी आम अब जापान के अंदर नहीं जाएगा। पूरा 2025 का जो 26 का जो यहाँ पर ये सीजन है वो अब भारत के जो ये व्यापारी थे उनके लिए ये खराब हो चुका है। अब ऐसा नहीं है, आप लोग कितने लोग सोचेंगे कि जापान की पॉपुलेशन कितनी है, क्या कितना ही खरीद लेते होंगे वो लोग, क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिए, जापान मानक सेट करता है, उसको क्वालिटी मैटर करती है। और जब दुनिया के देश ये देखेंगे कि जापान ने इसको प्रतिबंधित कर दिया तो फिर वो सोचेंगे कि इसका मतलब है कि फिर भारत के जो आम है वो सही नहीं है, इसीलिए जापान ने फिर मना किया है। तो वो लोग भी जो है कि अपना भारत से या तो लेना कम कर देंगे, खरीदना कम कर देंगे, या तो फिर भारत का जो ये आम का दाम था वो फिर जो है कि उसका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। साथियों देखिए, जो भारत भले ही जापान की जनसंख्या कम हो लेकिन वहां से पेमेंट ज्यादा आती थी, क्योंकि हम लोग वहां पर महंगे आमों को बेच पाते थे, क्योंकि उन लोगों को प्रीमियम, वो हमारे एक तरीके से प्रीमियम कस्टमर्स हैं। ठीक है, अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वेपर हीट ट्रीटमेंट है जिसको बीएचटी कहा जाता है, ये क्या होता है। साथियों देखिए, इसमें गर्म भाप से आमों को कीट मुक्त करने की एक प्रक्रिया होती है जो कि नॉन केमिकल होती है। अपने यहाँ तो आम पकाने के लिए किस किस तरीके के केमिकल्स का यूज किया जाता होगा आप देखते होंगे, लेकिन जब यही आम विदेश में जाते हैं ना तो इस तरीके के एक भी प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जाता है। ये सारे नेचुरली पक के यहाँ पर जाते हैं, नो केमिकल यूज करके इनको कीटाणु मुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का
1% भी केमिकल नहीं होता है, ये 100% सेफ होता है और अंतर्राष्ट्रीय जो है कि यहाँ पर मान्यता इसको प्राप्त है। साथियों इसमें होता क्या है कि आम पहले तोड़े जाते हैं, इसके बाद इनको वीएसटी फैसिलिटी में लेके आया जाता है, इसके बाद 47.2 डिग्री सेल्सियस में गर्म भाप आमों को नियंत्रित तापमान और ह्यूमिडिटी में इनको जो है कि रखा जाता है, मतलब बहुत उच्च ताप है एक तरीके से ये 47.2 डिग्री। उसके बाद ये 20 मिनट तक इसी तापमान पर रहते हैं और सभी जो इनके अंदर कीट होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो सभी यहाँ पर मारे जाते हैं। इसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी होता है और जांच के बाद सरकारी प्रमाण पत्र मिलता है और फिर जो है कि इसका यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। साथियों यह पूरी तरह से केमिकल फ्री प्रक्रिया है और फल की क्वालिटी भी यहाँ पर जो है वो इसके वजह से बरकरार रहती है। अब साथियों बात करें ऐतिहासिक महत्व का, जापान बीएसटी पर क्यों भरोसा करता है, इसके बाद इतिहास इसका समझते हैं कि कब कब भारत में बैन लगा और कब से जो है कि भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले 1986 में पहली बार भारत के ऊपर यहाँ पर इन्होंने बैन लगाया था। जापान ने भारतीय आमों पर पहला बैन लगाया था और वो भी किस चीज के लिए, तो इन्हीं फल मक्खियों के डर से यहाँ पर इस बैन को जो है कि लगाया गया था। उसके बाद 1986 से 2006 के बीच का वो दौर रहा जिसमें ये 20 साल जो है कि बंद रहे और पूरे 20 साल तक भारतीय आम जापान नहीं गए और उसके बाद एक पीढ़ी का जो है कि यहाँ पर पूरा नुकसान हुआ था। फिर 2006 आता है, बैन हटता है। जब बीएसटी सिस्टम लागू करने के बाद यहाँ पर इन्होंने बैन हटाया था, जो कि ऐसा नहीं था कि जितने भी भारत के अंदर आम होते हैं उन सबके ऊपर से बैन हटा था। सिर्फ 6 आमों को, 6 जो किस्में हैं उसको यहाँ पर मंजूरी मिली थी, जिसमें अल्फोनसो केसर, जो बंगनापाली करके एक आम आता है, जो लंगड़ा होता है, जो चौसा और जो मलिका होता है, इन 6 आमों को यहाँ पर जो है इन्होंने मंजूरी दी थी। इसके बाद 2006 से 2025 के अंतर्गत लगातार निर्यात होता है 19 साल तक। इसके बाद 2026 में और फिर से यहाँ पर बैन लगता है, क्योंकि जो बीएसटी फैसिलिटी है इसमें कमियां मिलने पर जापान ने इसको फिर से जो है कि रोक लगा दिया है और यहाँ पर इतिहास जो है वो फिर से दोहराया जा चुका है। अब साथियों बात करते हैं कि ये इतना जो जापान है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्यों इतना महत्व रखता है जापान। तो देखिए यहाँ पर लगभग हम 1.54 मिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है कि निर्यात करते थे जापान को। भारतीय आम निर्यात हुए हैं 25 और 26 के सेशन में, यानी कि 2025 से 26 में। साथियों यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी बैच है, यानी कि जापान को एक्सपोर्ट का मतलब है कि दुनिया को सिग्नल कि आपका आम A1 क्वालिटी का है। वही मैंने आपको बात पहले बोली कि आप अगर जापान को बेच रहे हैं तो इसका अर्थ यह है, जापान अगर खरीद रहा है तो दुनिया कहती है अच्छा जापान यहाँ से खरीद रहा है, अच्छा इसका मतलब है कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बेहतर प्रोडक्ट है। इसलिए फिर वो लोग भी जो है थोड़े प्राइस भी बढ़ाते हैं, आपके आम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए जापान यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। साथियों ऊंचे दामों की बात करें तो जापान कंज्यूमर जो होते हैं वो ज्यादा पैसे देने को तैयार रहते हैं, वो प्रीमियम प्राइसिंग वहां पर जो है वो पॉसिबल होती है। वहीं अन्य बाजारों के भी दरवाजे खुलते हैं। जापान के क्लियरेंस के बाद यूएस, यूके, ईयू में आसान एंट्री जो है कि वो हम लोग को मिल जाती है और जो भारत की रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखती है। साथियों ज्यादातर आम घरेलू बाजार में जाते हैं, जो कि एक्सपोर्ट छोटा है लेकिन ये बहुत ही यहाँ पर भारत के लिए जरूरी है। हमारे यहाँ जनसंख्या भी तो इतनी है कि खाई जाएंगे हम लोग, जितना बेचेंगे नहीं उससे ज्यादा तो खा ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा हम लोग सबसे ज्यादा बेचते कहाँ पर हैं, तो सबसे पहला नंबर पे हमारा जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो यूएई आता है, इसके बाद यूके आता है, फिर नेपाल, यूएसए और जापान आता है। साथियों भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश है। साथियों भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश है, जो लगभग 28 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो सालाना यहाँ पर उत्पादन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निर्यातक इससे क्यों परेशान हो रहे हैं, उनको क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है, जो कि टाइमिंग का भी यहाँ पर खतरा है और कुछ निर्यातक जो है वो अपने आरोप भी लगा रहे हैं। सबसे पहला निर्यातकों की चिंता है कि पूरी 2026 का यहाँ पर जो सीजन है वो तो बर्बादी हो चुका। केसर मैंगो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए। यूएस ने भी मुंबई फैसिलिटी यहाँ पर रिजेक्ट कर दी है। अब इसके वजह से समझिए क्या क्या दिक्कतें भारत को झेलनी। जो यूएस है यूएस ने भी जो मुंबई की फैसिलिटी है उसको रिजेक्ट कर दिया है। एयर फ्रिगेट बहुत महंगा हो गया है और रेफ्रिजरेटर जो कंटेनर्स हैं उनकी भी यहाँ पर कमी हो गई है, क्योंकि अब वो पहुंच नहीं रहे हैं वहां पर। मतलब ऐसा होता था
ये आप स्टोर करके रखने से अब रखना पड़ रहा है, लेकिन वो अगर बिक गए होते तो आम की मतलब जो मेंटेन है साइकिल है वो मेंटेन रहा होता, तो वो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। इसमें टाइमिंग इतना बुरा क्यों है? क्योंकि हीट वेव चल रहा है, और हीट वेव से जो अल्फोनोस और जो केसर की फसल है, इससे पहले से ही लगभग 30 से 40% जो है कि ये कम हो चुका है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से लॉजिस्टिक बाधित है, घरेलू बाजार में भी दाम ठीक नहीं है, एक्सपोर्ट इनकम पर ही किसानों की निर्भरता होती है, और यूएस ने भी मुंबई की फैसिलिटी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। सोचिए एक देश के वजह से कितना यहाँ पर भारत को दिक्कत देखने को मिला। अब निर्यातकों का आरोप है कि जापानी इंस्पेक्टर्स पहले से ही फेल करने का इरादा लेकर आए थे। डॉक्टर नेचर जो एक्सपोर्ट कंपनी है, उसका कहना है कि हर फैसिलिटी को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। जापान मोनोपोली बनाना चाहता है, ट्रेड वार का नया हथियार बना रहा है, और खैर अभी ये यहाँ पर आरोप लग रहे हैं, इसकी कोई भी पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। अब आगे क्या होगा और निष्कर्ष क्या है? तो देखिए भारत को बीएसटी पर सुधार करने की जरूरत है। अब चाहे वो जो भी कर रहा है, तो फिर आपके मतलब आप पर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आपका काम है कि आप उसको गलत सिद्ध करिए, क्योंकि फिर मतलब आप उससे अब उसकी मर्जी है, वो खरीदे ना खरीदे, उसको पसंद आए ना पसंद आए, तो वो जिस वजह से रिजेक्ट कर रहा है, आप उसको प्रूफ कर दीजिए कि नहीं ये चीज हमारे यहाँ सही है, दुनिया को दिखा दीजिए। तो हमको सुधार करने की जरूरत है बीएसटी के अंदर। इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता करना, भारत और जापान के बीच में यहाँ पर डिप्लोमेटिक स्तर पर बात हो, और इंस्पेक्शन दोबारा हो। जापान तब तक बैन नहीं हटाएगा जब तक कि उसके इंस्पेक्शन में सब सही नहीं पाएगा। और इसके बाद 2026 का नुकसान तो अब ये पक्का हो ही गया है, क्योंकि इस सीजन का तो बहुत नुकसान हो चुका है। किसानों और एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर राहत पैकेज चाहिए। अब आम सिर्फ फल नहीं है, भारत की कृषि कूटनीति का प्रतीक है। बीएसटी में लापरवाही 20 साल की मेहनत को एक झटके में यहाँ पर जो है वो बर्बाद कर सकती है। ठीक है साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा मैटर क्या था आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। आपकी अपनी क्या राय है भारत के इस तरीके के रवैये के ऊपर, जापान के रवैये के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।